Hello students, good evening. So today we will discuss about inflammation. Okay, तो देखो इन्फ्लामेशन है उसके दो टाइप है, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन. सो इन माई दिस लेक्चर आई विल टीच यू एक्यूट इन्फ्लामेशन. ओके, तो देखो इन्फ्लामेशन की बेसिक डेफिनेशन हमने क्या देखी थी. देखो इन्फ्लामेशन क्या है कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स. ओके, वेन एवर देर इज़ इन्फेक्शन तो जो भी वास्कुलराइज टिश्यू है वो ल्यूकोसाइट और जो भी अपने होस्ट डिफेंस मोलिक्यूल्स है उसको फाइट करने के लिए भेजेगी. और उस फाइट के दरमियान क्या होगा कि जो भी माइक्रोबियल एजेंट है वो किल होगा और उस प्रोसेस में देर इज़ टिश्यू इंजरी टू. ओके, तो देखो फर्स्ट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. तो देखो आई विल गिव यू एग्जाम्पल. सपोज दिस इज़ ब्लड वेसल. ओके, सो दिस इज़ एनी ऑफेंडिंग एजेंट. ओके, देखो अभी ब्लड वेसल है तो उसमें एक्सियल ब्लड फ्लो होता है. एक्सियल ब्लड फ्लो मतलब कि जो भी न्यूट्रोफिल्स और वो सब है वो बीच में होंगे, उसके आजू बाजू आरबीसी और उसके आजू बाजू प्लेटलेट्स. ओके, तो देखो वेन एवर देर इज़ इन्फेक्शन तो क्या होगा कि ये जो माइक्रोबियल एजेंट है उसके पास हमें ल्यूकोसाइट को भेजना है. तो ये ल्यूकोसाइट को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए जो भी प्रोसेस करना पड़ेगा दैट इज़ एक्यूट इन्फ्लामेशन. ओके, तो देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो इवेंट होगी. देर इज़ वास्कुलर इवेंट एंड देर इज़ सेल्यूलर इवेंट. वास्कुलर इवेंट मतलब कि ल्यूकोसाइट को बाहर भेजने के लिए वेसल में क्या क्या चेंजेस होंगे. और सेल्यूलर इवेंट मतलब कि न्यूट्रोफिल या तो कोई भी ल्यूकोसाइट है जो वेसल के बीच में फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, मतलब देर इज़ एक्सियल फ्लो इन द वेसल. तो सो इफ़ वी वांट टू टेक इट आउट तो सेल में क्या क्या चेंजेस होगी दैट इज़ सेल्यूलर इवेंट. ओके, तो देखो इट हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स. ओके, तो देखो इसमें क्या मेजर कंपोनेंट्स हो गए. तो फर्स्ट इज़ डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, देर इज़ वाजो डायलेशन. ओके, सेकंड इज़ देर इज़ इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ माइक्रोवास्कुलेचर. देखो अभी हमें ल्यूकोसाइट को ब्लड वेसल में से बाहर जो भी एजेंट है माइक्रोबियल एजेंट है उसके पास हमें भेजना है. हमारे सैनिक को हमें लड़ाई के लिए भेजना है तो पहले उसको हमें परमिशन देनी पड़ेगी कि वो बाहर निकल पाए. ठीक है, तो वी हैव टू इंक्रीज द we have to increase the vascular permeability. Okay, and third is immigration of leukocyte to the site of injury and their activation to eliminate that offending agent. Okay, तो क्या 3 चीज़ें है. First is vasodilation, then second is increased permeability of microvasculature and third is there is immigration of leukocyte to the site of injury. Okay, देखो अभी मैंने जैसे बताया ना कि उसमें 2 इवेंट्स आएंगे. ठीक है, वास्कुलर इवेंट्स एंड सेल्यूलर इवेंट्स. तो देखो उसके पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड क्या है और एक्सुडेटिव फ्लूइड क्या है. ठीक है, तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर है, देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू. ओके, देखो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कि वेसल में क्या बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ गया. तो अभी वो फ्लूइड वेसल्स में अगर बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, बाहर जाने की ट्राई करेगा. तो बाहर जाने की मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में जाने की ट्राई करेगा. तो वेन एवर देर इज फ्लूइड प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस दैट इज इडीमा. ओके, तो ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड में इडीमा होगा और वो इडीमा है वो किस वजह से होगा, इट इज़ ड्यू टू फ्लूइड. दूसरे में क्या होगा कि देर इज़ वेन एवर देर इज़ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन तो तब क्या होता है कि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. तो वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब देखो जो भी वेसल वॉल होते हैं ना, देखो जैसे ये वेसल वॉल है ना तो ये सारे एंडोथेलियल सेल्स हैं. ठीक है, तो नॉर्मली इसमें देखो देर इज़ नो गैप बिटवीन 2 एंडोथेलियल सेल. ओके, बट वेन एवर देर इज़ इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी मतलब कि जो 2 एंडोथेलियल सेल्स है उसके बीच में गैप बन जाएगा. तो उस गैप में से क्या होगा कि फ्लूइड भी बाहर जाएगा और प्रोटीन भी बाहर जाएगा. ठीक है, तो देखो ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड में क्या हो रहा था कि सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा था और एक्सुडेटिव में क्या होगा कि फ्लूइड और प्रोटीन दोनों बाहर जाएंगे. ठीक है, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या होगा. तो ट्रांसयूडेटिव फ्लूइड में लो प्रोटीन कंटेंट होगा. लो प्रोटीन कंटेंट होगा मतलब लो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्योंकि उसमें सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा है. ठीक है, थर्ड इज देर इज नो सेल्यूलर मटीरियल, देन इट अकर्स ड्यू टू ऑस्मोटिक इम्बैलेंस एंड देर इज नो इंक्रीज इन वास्कुलर परमिएबिलिटी. हमने देखा ना कि उसमें वास्कुलर परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही, जबकि एक्सुडेटिव है उसमें वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो एक्सुडेटिव फ्लूइड इज ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट,
high specific gravity, it contains cellular debris, it occurs due to inflammatory process, and there is increased vascular permeability. Okay, so in vascular event first step is vasodilation which is due to histamine. उसके बाद क्या होता है कि there is contraction of endothelial cell and there is endothelial cell injury. तो उसकी वजह से क्या होता है कि दो जो endothelial cell है उसके बीच का गैप बढ़ जाएगा. सो वो जो गैप है उसमें से प्रोटीन और फ्लूइड दोनों लीक करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि पहले ट्रांसयूडेटिव इडिमा होता है. पहले जब वाजोडाइलेशन होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, तो तब सिर्फ फ्लूइड मतलब कि without protein fluid will come out, so that is transudative edema. But after some times when there is increased vascular permeability, तो क्या होता है कि fluid और protein दोनों लीक करता है. So that is exudative edema. Okay, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, वाजोडाइलेशन. सेकंड स्टेप इज इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी. इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी में क्या याद रखना है कि पहले ट्रांसयूडेटिव इडिमा होगा और उसके बाद एक्सुडेटिव इडिमा होगा. ठीक है, देखो अभी रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल कौन से सब्सटेंस की वजह से, कौन से सब्सटेंस की वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स. ओके, एंड एंडोथेलियल इंजरी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट. तो देखो यहाँ पे मैंने जो सेकंड फिगर में ड्रॉ किया है दैट इज़ एंडोथेलियल इंजरी. ओके, एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी हो गई है. और अभी क्या होगा कि मैंने जैसे बताया था ना कि पहले जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सेंट्रली होते हैं, बट वेन एवर देर इज़ इन्फ्लामेशन तो इसको हमें बाहर की तरफ निकालना है तो सबसे पहले वो एंडोथेलियल सेल्स के पास आ जाएंगे. सो दैट इज़ एडहेरेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू द एंडोथेलियल सेल. ओके, तो वो क्या करेंगे अल्टीमेटली इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. और थर्ड इज देयर इज स्टेसिस ऑफ ब्लड. तो देखो स्टेसिस क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड और जो प्रोटीन है वो सारा निकल जा रहा है. तो अभी जो भी बचा है वो क्या है, मोस्टली आरबीसी है और न्यूट्रोफिल्स है. तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, मतलब कि देयर इज स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो. ठीक है, नाउ फोर्थ इज ब्लड ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेट अलोंग द वास्कुलर एंडोथेलियम. ओके, हमने क्या देखा था कि ब्लड वेसल में जो भी ल्यूकोसाइट है उसको अब क्या करना है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन या तो साइट ऑफ इंजरी की तरफ जाना है और उसके साथ फाइट करना है. तो पहले वो सेंट्रल में है. ठीक है, तो सेंट्रल में से पहले पेरिफेरल में आएंगे और फिर उसके बाद दे विल कम आउट. ओके, सो फोर्थ इज blood leukocyte accumulate along the vascular endothelium. Okay, so I have drawn that this is normal blood flow, neutrophils in the center, but whenever there is injury, increase vascular permeability, तो neutrophils है वो वहाँ पे आ जाएंगे, पेरिफेरी में आ जाएंगे और इट विल डू एंडोथेलियल एक्टिवेशन. ओके, तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने वास्कुलर इवेंट्स में क्या क्या देखा. फर्स्ट इज वाजोडाइलेशन. तो वाजोडाइलेशन क्यों होगा, इट इज़ ड्यू टू हिस्टामिन. ओके, और वाजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, देर इज़ रेडनेस एंड देर इज़ हीट. ठीक है, देखो अभी नॉर्मल ब्लड वेसल जा रही है और वो ब्लड वेसल में अगर ज़्यादा ब्लड जाएगा, वाजोडाइलेशन हो रहा है, ज़्यादा ब्लड जाएगा तो वो एरिया बाहर से रेड दिखेगा और उसमें वो भी बढ़ेगा ना, हीट भी बढ़ेगी. देखो हमें पता है कि विंटर में क्या होता है, विंटर या तो कोई भी ठंड होती है तब वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है. ठीक है, तो वाजो कंस्ट्रिक्शन के लिए क्या करते हैं, हम अपने आप को वार्म करने के लिए बियर, अल्कोहल कुछ भी पीते हैं जिसकी वजह से वाजो डायलेशन होता है और हमें हीट मिलती है. ठीक है, सो वेन एवर देर इज़ वाजो डायलेशन तो वो जो एरिया है वो वार्म हो जाएगा. ठीक है, सो हीट एंड रेडनेस इट इज़ ड्यू टू वाजो डायलेशन. ओके, नाउ सेकंड इज इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी. तो इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि देर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल. और दूसरा क्या होगा, देर इज एंडोथेलियल सेल इंजरी. ओके, हमने क्या देखा था कि जब भी जो भी सेल है वो अगर फाइट करने जाएगा, हमने सैनिक का एग्जांपल लिया था कि वो सैनिक है, वो अगर फाइट करने जा रहे हैं तो देर इज़ इंजरी टू सैनिक 2. तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंडोथेलियल सेल, न्यूट्रोफिल्स ये सब अगर फाइट करने जा रहे हैं तो देर इज़ इंजरी 2. तो एंडोथेलियल इंजरी भी होगी और देर इज़ एंडोथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से देर इज़ इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी. ठीक है, तो अभी इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी है तो फर्स्ट क्या होगा,
ट्रांसयूडेटिव इडिमा होगा, ओनली फ्लूइड विल कम आउट, बट आफ्टर व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो क्या होगा कि देयर इज एक्सुडेटिव इडिमा। और एक्सुडेटिव क्यों होगा? क्योंकि फ्लूइड और प्रोटीन दोनों लीक करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्या होगा कि फ्लूइड और प्रोटीन निकल गया, अगर जो भी वेसल में से ब्लड फ्लो कर रहा था, तो अभी उसमें बचा क्या? आरबीसी, न्यूट्रोफिल, यही सब बचा ना, तो फ्लो है वो धीरा हो जाएगा। सो देयर इज स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, ओके। और फोर्थ क्या होगा कि जो भी न्यूट्रोफिल सेंट्रल में है वो वास्कुलर एंडोथेलियम के पास आ जाएंगे और देयर इज एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियम, ओके। देखो अभी न्यूट्रोफिल मार्जिन में तो आया है, पर वो मार्जिन में से वहाँ तक कैसे पहुँचेगा साइट ऑफ इन्फेक्शन तरफ? दैट इज सेल्यूलर इवेंट्स। वास्कुलर इवेंट्स 4 याद रखनी है: वाजोडाइलेशन, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, एंड फोर्थ इज एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट अलोंग द वास्कुलर एंडोथेलियम, ओके। अभी उसके बाद सेल्यूलर इवेंट्स याद रखनी है। तो देखो उसके पहले क्या देखना है कि देयर इज रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड टू। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड, तो वो जो फ्लूइड है उसको ड्रेन कौन कर लेता है? लिम्फेटिक ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। पर देखो जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है कि एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड बढ़ जाता है। हमने देखा ना कि वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी लिम्फेटिक्स है उसको ज़्यादा फ्लूइड ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देर इज प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड, सो देर इज सेकेंडरी इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स ऑल्सो, सो दैट इज नोन एज लिम्फेंजाइटिस, ओके। और इट विल लीड टू लिम्फेडिनाइटिस। तो देखो हमें पता है ना कि जब भी हमें नॉर्मल कफ कोल्ड भी होता है तो देर इज जो भी यहाँ पे नेक पे जो भी लिम्फ नोड्स है वो एनलार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा जो इन्फ्लामेटरी फ्लूइड्स और वो सब है वो कहाँ पे ड्रेन होता है? लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। तो देखो व्हेनेवर देर इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ओके, तो दैट इज लिम्फेंजाइटिस, एंड व्हेनेवर देर इज inflammation of lymph node, that is lymphadenitis, okay। नाउ सेल्यूलर इवेंट्स। तो देखो सेल्यूलर इवेंट्स में मैंने बताया था क्या आएगा कि डिलीवरी ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इंजरी। देखो ल्यूकोसाइट अभी सेंट्रल ब्लड फ्लो में से पेरिफेरी में तो आ गए हैं, पर वो साइट ऑफ इंजरी तक कैसे जाएंगे? दैट इज सेल्यूलर इवेंट्स, ओके। नाउ देर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूकोसाइट्स विच आर कैपेबल ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड फेगोसाइटोसिस आर न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज, ओके। तो देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन में मेन सेल कौन सा है? न्यूट्रोफिल, ओके। और मैक्रोफेज है वो कब पिक्चर में आएगा कि जब भी हमें वो जो भी बैक्टीरिया है उसका फेगोसाइटोसिस करना होगा, तब मैक्रोफेज विल कम इन टू पिक्चर, ओके। नाउ देर आर 5 important events, okay। फर्स्ट इज मार्जिनेशन, सेकंड इज रोलिंग, थर्ड इज एडहेशन, fourth is transmigration, and fifth is chemotaxis. You will think what is this, but it is very easy। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये पहले जो भी मैंने इस साइड पे ड्रॉ किया है, देखो जो भी इस साइड पे है दिस इज नॉर्मल ब्लड फ्लो, ठीक है। देखो अभी इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा था कि देर इज़ इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। तो देखो यहाँ पे हुआ है इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। देखो वहाँ पे ना मैंने सभी जगह पे पूरी ब्लड वेसल में मैंने वहाँ पे जो भी सेल्स है उसके बीच में गैप दिखाया था टू अंडरस्टैंड, ओके। पर यहाँ पे एक ही जगह पे दिखाया है क्योंकि जो भी साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा वहीं पे देर इज़ ये सारी जो प्रोसेस है वो वहाँ पे होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नॉर्मल एक्सियल ब्लड फ्लो होता है, फिर क्या होता है? फर्स्ट इज मार्जिनेशन, ओके। तो मार्जिनेशन उसका मतलब ही क्या है कि जो नॉर्मल सेंट्रल ब्लड फ्लो है उसमें से सेल मार्जिन में आ जाएगा, दैट इज मार्जिनेशन, ओके। सो न्यूट्रोफिल्स कम इन द मार्जिन फ्रॉम द सेंटर। नाउ सेकंड इज रोलिंग। तो देखो रोलिंग में क्या होगा कि न्यूट्रोफिल ऐसे आ गया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो ऐसे ऐसे रोल करेगा, ठीक है। तो दैट इज रोलिंग। और देखो ड्यूरिंग रोलिंग क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रोफिल और एंडोथेलियम वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं,
तो अगर रोलिंग होगा तो वो कैसे होगा कि जो न्यूट्रोफिल और एंडोथेलियम का बॉन्ड है वो ट्रांजाइंट होता है, मतलब इतना वो नहीं होगा कि न्यूट्रोफिल इतने अच्छे से वास्कुलर एंडोथेलियम में चिपक गया कि वो हिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो बॉन्ड बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल रोल करेगा, मतलब कि बॉन्ड बना तब वो आया यहाँ पे, ठीक है, फिर बॉन्ड टूट गया तो इट विल रोल एंड मूव ऑन, ओके। सो दैट इज रोलिंग। नाउ थर्ड इज एडहेशन। देखो अभी उसको जहाँ पे दो एंडोथेलियम के बीच में गैप मिलेगा ना, वहाँ पे वो पहले एडहेर हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली वो बाहर नहीं निकल जाएगा, पहले देर इज एडहेशन, ठीक है। सो देर इज ल्यूकोसाइट एडहेशन, ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी। अब उसके बाद चौथा क्या होगा कि वो गैप में से न्यूट्रोफिल बाहर आएगा, तो दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन, ओके, दैट कम्स आउट ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम। और फिर कीमोटेक्सिस। तो कीमोटेक्सिस क्या होता है कि देखो अभी बाहर तो आ गया न्यूट्रोफिल, पर उसको कैसे पता चलेगा कि माइक्रोब है वो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, नीचे है, तो क्या होता है कि कीमोटेक्सिस होता है। सो देखो कीमोटेक्सिस में क्या होता है कि ल्यूकोसाइट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी, ओके। उसको मतलब कीमोटेक्टिक फैक्टर कौन कौन से है वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो देखो हो गया, सबसे पहले क्या होगा, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के बाद क्या होगा, न्यूट्रोफिल है वो वास्कुलर एंडोथेलियम में रोल करेगा, सो देयर इज रोलिंग। फिर थर्ड क्या होगा कि जब भी वो बाहर निकलेगा उसके पहले देयर इज एडहेशन ऑफ न्यूट्रोफिल टू द site of injury, that is adhesion. Then ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब कि वास्कुलर एंडोथेलियम में से न्यूट्रोफिल बाहर आ गया, और उसके बाद क्या होगा, देयर इज कीमोटेक्सिस, मतलब कि जो भी साइट ऑफ इंजरी है उसके तरफ न्यूट्रोफिल जाएगा, ठीक है। देखो अब तक हमने क्या देखा, सबसे पहले वास्कुलर इवेंट, उसके बाद सेल्यूलर इवेंट। तो वास्कुलर इवेंट में हमने क्या देखा, टोटल 4 इवेंट। फर्स्ट इज वाजोडाइलेशन, सेकंड इज increase vascular permeability. Increase vascular permeability, first there is transudative edema, then there is exudative edema, then third is fluid निकल गया, osmotic प्रोटीन निकल गया, तो there is stasis of blood flow, ठीक है। एंड फोर्थ इज ल्यूकोसाइट विल accumulate at the site of injury, okay. so this is vascular event। अभी cellular event में क्या होगा, फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल विल कम इनटू द पेरिफेरी, सो दैट इज मार्जिनेशन, second is rolling, third is adhesion, fourth is transmigration and fifth is chemotaxis, okay। तो देखो अभी तक हमने जो भी देखा, रोलिंग, एडहेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, तो ये सब कैसे होगा कि एंडोथेलियम और ल्यूकोसाइट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडहेशन मोलेक्यूल, ओके। तो देखो कौन सा एडहेशन मोलेक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, सो इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू ऑल्सो, तो ये याद रखना है, ठीक है। सो इट इज़ समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने इसको ना नीचे फिगर में ड्रॉ किया है, तो देखो तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ई सिलेक्टिन। ई सिलेक्टिन मतलब ई मतलब एंडोथेलियम, तो वो एंडोथेलियम में होगा, ठीक है। पी सिलेक्टिन, पी मतलब प्लेटलेट, तो देखो ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन, उसके अगेंस्ट न्यूट्रोफिल में क्या होगा, साइलाइल लेविस एक्स, ओके। ये दोनों याद रह गया, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, और न्यूट्रोफिल में साइलाइल लेविस एक्स। नाउ थर्ड इज एल सिलेक्टिन, तो देखो एल मतलब ल्यूकोसाइट, तो वो कहाँ पे होगा, ल्यूकोसाइट में, ठीक है। और उसके सामने यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकेम 1। देन फोर्थ इज आइकाम, तो आइकाम और वी काम, तो देखो वी बीटा 1 इंटीग्रीन, आइकाम बीटा 2 इंटीग्रीन। तो देखो मैं जब एमबीबीएस में थी तो मैंने कैसे याद रखा था कि वी मतलब 1, तो बीटा 1 इंटीग्रीन। देखो आई काम वी काम दोनों में इंटीग्रीन ही आ रहा है, ठीक है। एक में बीटा 1 आ रहा है, एक में बीटा 2 आ रहा है, तो जो वी काम है उसमें 1 आ रहा है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। सो वी काम में बीटा 1 इंटीग्रीन, आई काम में बीटा 2 इंटीग्रीन, और जो पी काम है वो ट्रांसमाइग्रेशन में होगा, और वो दोनों जगह पे पी काम आएगा, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन में दोनों जगह पे पी काम आएगा। देखो ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन ऑन द एंडोथेलियम, और उसके अगेंस्ट ल्यूकोसाइट में क्या आएगा, साइलाइल लेविस एक्स, ओके। फिर थर्ड आएगा एल सिलेक्टिन, तो एल सिलेक्टिन कहाँ होगा, ल्यूकोसाइट में, और उसके सामने कौन सा मोलेक्यूल आएगा, ग्लाइकाम 1, ओके। फिर
वी काम एंड आई काम। तो वी मतलब 1, तो वो वी काम में आएगा बीटा 1 इंटीग्रिन एंड आई काम में आएगा बीटा 2 इंटीग्रिन। और जो ट्रांसमाइग्रेशन है उसके लिए आएगा पी काम, और पी काम दोनों में वास्कुलर एंडोथेलियम और न्यूट्रोफिल मतलब ल्यूकोसाइट दोनों में पी काम ही होगा। ठीक है, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो देखो ई सिलेक्टिन, देखो ई सिलेक्टिन तो उसका मतलब ई से क्या याद रखना है, ई मतलब एवरीवेयर ऐसा याद रखना। ठीक है, तो वो रोलिंग और एडहेशन दोनों में आएगा। ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन है वो सिर्फ रोलिंग में आएगा। फिर जो आई काम और वी काम है दैट विल बी इन एडहेशन, और जो पी काम है दैट विल बी इन ट्रांसमाइग्रेशन। ओके, और उसको CD31 भी बोलते हैं। सो ये तो वही लिखा है जो मैंने बताया था कि ये जो भी बाइंडिंग है वो लो एफिनिटी के होते हैं, इसलिए बाइंडिंग होता है टूटता है, होता है टूटता है, उसकी वजह से रोलिंग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जैसे ये सिलेक्टिन, ये सारे लाइगेंड्स, ये सब इसको कौन रेगुलेट करता है, तो दे आर रेगुलेटेड बाय साइटोकाइंस। और वो साइटोकाइंस में कौन कौन से आएगा, साइटोकाइंस में कौन कौन से आएंगे मॉलिक्यूल, तो TNF आएगा, IL-1 आएगा, कीमोकाइंस आएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट? After exiting the circulation, leukocyte moves in the tissue towards the site of injury. This process is known as chemotaxis. तो देखो कीमो एट्रैक्टेंस है वो एंडोजिनस भी हो गए और एक्सोजिनस भी हो गए। एक्सोजिनस में क्या आएगा कि बैक्टीरियल पेप्टाइड, ओके, और एंडोजिनस में क्या आएगा, सर्टेन साइटोकाइंस लाइक IL-8 एंड C5a, ल्यूकोट्राइन B4, ये सब क्या है, they are chemoattractants. Okay, now the nature of leukocyte infiltrate varies with the age of inflammatory response. Okay, तो देखो मतलब जब भी इन्फेक्शन हुआ तो पहले 6 to 24 आवर में न्यूट्रोफिल इज द प्रीडोमिनेंट सेल एंड ड्यूरिंग 24 to 48 आवर देर इज monocyte. Okay, now neutrophils are early in the infection. Why? Because they are numerous and they respond rapidly and they also attach firmly with the adhesion molecule. Okay, now after its function is done, हमने क्या देखा था एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस इज सेल सुसाइड। तो जो भी सेल का फंक्शन खत्म हो जाएगा वो सुसाइड कर लेगा। देखो अभी ये न्यूट्रोफिल है वो सेल के बाहर भी आ गया है, उसने बैक्टीरिया को भी मार डाला है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज एपोप्टोसिस ऑफ दैट सेल। नाउ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक स्यूडोमोनास, तो उसमें देखो अभी सर्टेन इन्फेक्शन होता है तो उसमें सर्टेन सेल्स आर प्रीडोमिनेंट। तो देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा मेनली स्यूडोमोनास से, तो न्यूट्रोफिल इज प्रीडोमिनेंट। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो लिम्फोसाइट इज प्रीडोमिनेंट। हेलमिंथिक इन्फेक्शन या तो एलर्जिक रिएक्शन होगी तो इओसिनोफिल इज प्रीडोमिनेंट। बराबर, तो देखो ये सब का क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम जब भी कोई भी लैब रिपोर्ट देखेंगे, CBC देखेंगे हम, तो CBC में अगर लिम्फोसाइटोसिस है तो उसका मतलब कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है। CBC में अगर न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंट है, ज़्यादा न्यूट्रोफिल है, उसका मतलब कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर इओसिनोफिल ज़्यादा है तो उसको मतलब कि पेशेंट को कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है या तो कोई एलर्जी हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर एक्यूट इन्फ्लामेशन। ओके, तो देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमने मेनली क्या देखा कि एक्यूट इन्फ्लामेशन सबसे पहले तो कि बोलते किसको है, तो उसमें मेन 3 इवेंट्स होती है, वाजोडाइलेशन, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम वास्कुलराइज्ड टिश्यू टू द साइट ऑफ इंजरी। ओके, तो ये 3 मेन है। और दूसरा क्या याद रखना है कि उसमें वास्कुलर इवेंट्स होती है, सेल्यूलर इवेंट्स होती है। वास्कुलर इवेंट्स को हमें इलाबोरेट करना है, सेल्यूलर इवेंट्स को इलाबोरेट करना है, एंड फिगर इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, जितनी ज़्यादा फिगर ड्रॉ करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और फिर कौन से इन्फेक्शन में कौन से सेल प्रीडोमिनेंट होते हैं वो लिखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट इन्फ्लामेशन। सो माय नेक्स्ट लेक्चर इज ऑफ फेगोसाइटोसिस। ओके, देखो फेगोसाइटोसिस है वो ये जो कीमोटैक्सिस हुआ, ठीक है, तो वी हैव टू ईट दैट माइक्रोब्स। ओके, तो वो जो ईट करने की प्रोसेस है दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।